बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज का जैसा कि आपको मालूम है हम चैप्टर कर रहे हैं और ये हमारी बुक का चैप्टर नंबर 6 है। लास्ट 5 क्वेश्चंस जो है वो मैंने डिटेल से डिस्कस किए हैं बोर्ड पे। इसमें जो है वो इस चैप्टर की सबसे पहले जो है वो बेस डिस्कस हुई है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 वो सारे के सारे मैंने बोर्ड पर करवाए हैं। तो आप लोग जो है वो उम्मीद है कि क्वेश्चंस कर रहे होंगे सॉल्व अपने तौर पर और उनको समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। आज की क्लास में, आज के लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 करवाना है। तो आए ज़रा देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की क्या रिक्वायरमेंट है और उसमें क्या पॉइंट्स आ रहे हैं। तो देखिएगा मेरे पास यहाँ पर पेज नंबर 176 है, क्वेश्चन नंबर 6 है जी। क्वेश्चन 6 की जो रिक्वायरमेंट है उसमें आप अगर देखें तो ये कहा हुआ है कि आपने जो है वो बी एंड कंपनी सेल्स गुड्स टू पी फॉर ₹6,000 एंड ड्रॉज अ बिल फॉर 4 मंथ्स। 4 महीने का बिल ड्रॉ होता है। पी एक्सेप्ट्स द बिल एंड रिटर्न इट टू बी एंड कंपनी। शो व्हाट एंट्रीज शुड बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ बी एंड कंपनी। बी एंड कंपनी की बुक में क्या एंट्रीज पास करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बेसिकली इस क्वेश्चन को हम लोग कह सकते हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है और ऊपर वाले क्वेश्चन में जितनी भी सिचुएशंस आई हैं वो सिचुएशंस जो हैं वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें जो है वो एक जैसा कि पॉइंट आपको मिल रहा है डिस्काउंट का, ये हम देख चुके हैं कि बिल डिस्काउंट करवाया जाए तो क्या एंट्री पास होती है। इसके अलावा एक पॉइंट आ रहा है यहाँ पर एंडोर्समेंट का। एंडोर्समेंट वाले पॉइंट का भी आपको आइडिया है, ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस में आ चुका हुआ है। इसके अलावा अगर बिल जो है वो कलेक्शन के लिए भेजा जाए बैंक में तब क्या एंट्रीज पास होती हैं, ये भी देखा जा चुका हुआ है। और शुरू वाला जो क्वेश्चन है उसमें अगर बिल अपने पास ही रहे, रिटेन का मतलब होता है रखना, तो अपने पास ही अगर बिल रहे तब क्या एंट्री पास होती है। ये चारों पॉइंट्स जो है वो हम ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ चुके हुए हैं। इस क्वेश्चन के अंदर अब क्या है बेसिकली कि ये सारे पॉइंट्स जो है वो कंबाइनली एक ही जगह पर जो है वो इकट्ठे करके उसने दे दिए हैं और उसने कहा है कि क्वेश्चन में आपने बी एंड कंपनी की बुक्स में एंट्रीज पास करनी है, ठीक है। तो ऑल दो के पार्टी यहाँ पर पी भी है और अब सी केस में देखो एम एंड कंपनी भी है और डी केस में बैंक भी है, लेकिन जो है वो ना पी की बात कर रहा है, ना एम की बात कर रहा है, ना ही बैंक की बात कर रहा है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में। सिर्फ उसने कहा कि बी एंड कंपनी की बुक में एंट्रीज पास करें। तो मैं भी यहाँ पर बी एंड कंपनी की बुक में एंट्रीज पास करूँगा, लेकिन वो एंट्रीज रफ होंगी। जैसा कि मैं पहले हर क्वेश्चन में अपने बता चुका हूँ कि जर्नल का जो फॉर्मेट है वो आप लोगों ने बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको नीट फॉर्मेट के साथ करके बता दिया था कि जर्नल कैसे बनाया जाता है, एंट्रीज किस तरह से इस चैप्टर में पास होती हैं। तो यहाँ पर जो है वो चूँकि जगह का इशू आता है, एक ही बोर्ड के ऊपर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो अगर हम जो है वो जर्नल डिफरेंट पार्टीज़ का बना रहे हो तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि जो है वो उसमें जो है वो आप एक ही शीट पर पूरा क्वेश्चन कर लें, जगह बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाती है। तो इसलिए जो है ना वो मैंने यहाँ पर रफ एंट्रीज पास करनी है, उन्हीं एंट्रीज को जो है वो आप नीट जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अपने एंड पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप वो एंट्रीज जो है वो जर्नल के अंदर जर्नल का फॉर्मेट बनाकर रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट जो है वो हम लोग देख लेते हैं। ऊपर हेडिंग के अंदर उसने कहा हुआ था कि आपने बेसिकली ये क्वेश्चन 6 है आपका, कहा हुआ था कि बी एंड कंपनी की बुक में एंट्रीज पास करनी है। तो इसमें देखिएगा स्टार्टिंग में क्या कहा हुआ, बी सेल्स गुड्स फॉर टू पी फॉर ₹6,000। बी ने पी को चीज़ें बेची हैं, तो बी जब गुड्स सेल करेगा तो इसकी बुक में सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा और पी को बेची हैं तो पी से पैसे लेने हैं तो पी को ये डेबिट करेगा, अपना अकाउंट रिसीवेबल बनाएगा, डेटर बनाएगा। जिनसे पैसे लेने होते हैं उनको डेटर कहते हैं। काफ़ी दफ़ा ये बात डिस्कस हो चुकी है। इसको अगर हम लोग इसकी एंट्री नरेशन पास करें तो क्या होगी, सोल्ड गुड्स टू पी। उसके बाद आगे उसने कहा है एंड ड्रॉज अ बिल फॉर 4 मंथ्स। 4 महीने का बिल ड्रॉ हो रहा। तो जब बिल ड्रॉ होगा, जो पार्टी बिल ड्रॉ करती है उसकी बुक में बिल रिसीवेबल को डेबिट करते हैं, क्योंकि उस पार्टी ने जो पैसे अब लेने हैं वो बिल के थ्रू लेने हैं। तो बिल जो है वो एसेट हो जाता है उसके लिए, और एसेट हमेशा इंक्रीज हो तो डेबिट होता है। तो यहाँ पर बिल रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे और सिंपल रिसीवेबल जो पी अकाउंट हमने पहली एंट्री में बनाया हुआ था
उसको हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि पहली एंट्री में था अकाउंट रिसीवेबल, यहाँ पर आ रहा है बिल रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब होता है कि पैसे आपने वैसे ही लेने हैं, मतलब डायरेक्टली पैसे ले लेने हैं, जबकि बिल रिसीवेबल का मतलब ये होता है कि बीच में जो है बिल इन्वॉल्व हो गया, एग्रीमेंट आ गया, पैसे जो होंगे वो बिल के थ्रू लिए जाएंगे। अब यहाँ पर जब आप इसकी नरेशन लिखोगे तो नरेशन आप सिंपली ये लिख सकते हो कि बिल जो है वो ड्रॉ किया गया। उसके बाद यहाँ पर आप देखें आगे लिखा हुआ पी एक्सेप्ट्स द बिल एंड रिटर्न इट टू बी। पी ने अपनी बुक में बिल को एक्सेप्ट किया होगा और वापस कर दिया होगा। दूसरी पार्टी की बुक में सेल के अगेंस्ट की एंट्री होती है, परचेज की, और बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री होती है। दूसरी पार्टी की बुक में एंट्रीज क्या बन रही होती हैं, इसको अगर आपने देखना हो तो आप पिछले वाले क्वेश्चंस को देख लें, वहाँ पर जो है वो 2 बल्कि 3 पार्टीज़ की जो है वो एंट्रीज बोर्ड पे पास की हुई हैं। अच्छा, इसके बाद इसमें देखिएगा उसने जो है वो चूंकि सिंगल पार्टी का कहा था, हम सिंगल पार्टी के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर आ रही है जी, शो व्हाट एंट्रीज शुड बी पास इन द बुक्स ऑफ पी एंड कंपनी। पी एंड कंपनी की बुक में कौन सी एंट्रीज बनेंगी। नंबर फर्स्ट में जाता है, इफ दे रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट एंड देन रियलाइज्ड ऑन मैच्योरिटी। इस स्टेटमेंट को समझ लें, इफ दे रिटेन द बिल, अगर बी एंड कंपनी वाले बिल अपने पास रखते हैं, रिटेन का मतलब अपने पास ही रखते हैं, एंड टिल द ड्यू डेट के आने तक, एंड देन रियलाइज्ड ऑन मैच्योरिटी। रियलाइज का मतलब होगा पैसों का मिलना, ठीक है। ऑन मैच्योरिटी का मतलब बिल की अदायगी का जो दिन है, यानी कि ये बिल बी एंड कंपनी के पास ही रहे और जैसे ही इस बिल की ड्यू डेट आए ये बिल दूसरी पार्टी के पास लेकर जाएं और वो पार्टी जो इनको पैसे दे दे, तब क्या एंट्री पास होगी, वो ये पूछ रहा है, ठीक है। तो लाजमी बात है, बी एंड कंपनी वालों ने जब पी को जो है वो बिल दिखाना है ड्यू डेट वाले दिन, तो पी ने जो है इनको पैसे दे देने हैं, ठीक है। जब ये पैसे कैश इनके पास आएगा तो कैश इनका इंक्रीज होगा, कैश को ये डेबिट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, बेहतर है क्वेश्चन के अंदर चूंकि हेडिंग्स स्टेटमेंट में आ रही हैं तो हम जो है वो हेडिंग लिखेंगे। फर्स्ट हेडिंग जो है वो यहाँ पर क्या आएगी, यानी कि इसकी एंट्री आप पास करने लगे हैं। यहाँ पर आप मार्कर के साथ नीट फॉर्मेट जब आप करेंगे तो पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में आप लिखेंगे इफ दे रिटेन द बिल, हिंट लिख दें काफ़ी है। अगर ये बिल इनके पास ही है, यानी कि बी एंड कंपनी वालों ने अपने पास ही ये बिल रखा हुआ है, तो तब जो है वो बिल के पैसे अगर मिलें तो इनकी बुक में एंट्री क्या पास होगी। तो ड्यू डेट जैसे ही आएगी, बी एंड कंपनी वाले ये बिल जो है पी को दिखाएंगे और पी जो है ना वो इनको पैसे दे रहा होगा। तो जब पैसे इनके पास आएंगे, यानी कैश जब इनके पास आएगा, तो इनका कैश इंक्रीज होगा, ये कैश डेबिट होगा। बेसिकली कैश इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि बिल ड्रॉ किया हुआ था, तो ये वाला जो 6,000 रुपये वाला बिल है ना, ये बिल जो है वो पी को दिखाया जाएगा। पी ये बिल देखकर बी एंड कंपनी को पैसे दे देगा और जैसे ही ये पैसे रिसीव हो जाएंगे, ये इस बिल को ख़त्म कर देंगे। अकाउंटिंग की लैंग्वेज में किसी भी चीज़ को अगर आपने कैंसिल करना है, अगर वो डेबिट है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो चूंकि पैसे आ गए हैं, लिहाजा अब इस बिल का कोई बेनिफिट नहीं रहेगा, बिल का बेनिफिट लिया जा चुका है, इसलिए आपने इसको ख़त्म करने के लिए क्रेडिट कर देना है। और एंड पर जो है वो आपने इसकी नरेशन जो है वो पास कर देनी है। नरेशन में आप जो है वो क्या लिखोगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम बी एंड कंपनी, या आप ये लिख सकते हैं सिंपल, अगर मैं नरेशन की बात करूं तो बिल ऑनर्ड, द बिल ऑनर्ड बाय पी एंड कंपनी। तो ये वाली जो एंट्री है ना, ये हमारे फर्स्ट केस की पास होगी। उसके बाद सेकंड जो केस आ रहा है, इसके वाले से क्या कहा जा रहा है जी, इफ दे डिस्काउंटेड द बिल विद देयर बैंकर फॉर ₹5880। तो आप यहां पर इसका हिंट लिखें, इफ दे डिस्काउंटेड द बिल, अगर बिल डिस्काउंट होता है तो अब बिल डिस्काउंट होने का मतलब क्या, आपने ये वाला क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट नेचर का है, यानी कि एक तसलसल के साथ जो है वो बातें नहीं आ रही। दोबारा से उसने कहा कि अगर बिल डिस्काउंट हो जाए, पहले केस में क्या था, अगर ये बिल अपने पास ही रखें, तो डिस्काउंट वाले केस में आप क्या करते हो, ये ज़रा सिचुएशन अगर आप समझ लो। बी एंड कंपनी ने बिल ड्रॉ किया हुआ है पी पे, ठीक है, बिल इन्होंने ड्रॉ किया, पी ने बिल एक्सेप्ट करके बी एंड कंपनी को दे दिया। बी एंड कंपनी ने बिल जो है वो अब क्या करवा लेना है, इस केस के अंदर डिस्काउंट करवाना है। या डिस्काउंट हम बता रहे होते हैं, डिस्कस कर चुके हुए हैं कि बिल जो है वो डिस्काउंट कब करवाया जाता है, जब अदर पार्टी को जो है, यानी कि इस पार्टी को पैसों की ज़रूरत हो अर्जेंटली, तो ये जो है ना ये बिल बैंक को दे देगा और बैंक से जो है फौरी पैसे ले लेगा। अब यहाँ पर बैंक जो है वो लाजिम बात है कुछ पैसे डिडक्ट करेगा, जिनको हम डिस्काउंट का नाम देते हैं।
अब बिल जो है डिस्काउंट करवाया जा रहा है बैंकर से 5,880 रुपये का। इसका मतलब है कि बी एंड कंपनी का जो बिल है असल में वो था 6,000 का, ठीक है, और जब बैंक इनको पैसे देगा तो वो देगा 5,880 रुपये, और 20 रुपये जो बैंक नहीं देगा ना, ये 20 रुपये को हम कहेंगे कि ये क्या डिस्काउंट है, ठीक है। तो बी एंड कंपनी ने इनको 6,000 का बिल दिया और बैंक जो है वो इस बिल के बदले अगर इनको फौरी पैसे चाहिए तो 5,880 रुपये देगा और 20 रुपये डिडक्ट कर लेगा। अब यहाँ पर अगर हम इसकी एंट्रीज पास करें तो आपने करना क्या है, ये सेल वाली एंट्री यहाँ ये वाली एंट्री दोबारा पास नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है बेस क्या बनती है डिस्काउंट के लिए भी, पहले बिल जो है वो पहले सेल परचेज होगी, फिर बिल ड्रॉ एक्सेप्ट होगा, फिर ही बिल डिस्काउंट होगा ना। तो अब बिल डिस्काउंट होने के लिए ड्रॉ होना ज़रूरी है, तो फिर लाजमी बात है ड्रॉ होने की जो एंट्री है ना, यहाँ पर इस केस में दोबारा से नहीं पास करनी, बल्कि आपने हर नया केस में आगे सी और डी भी आ रहा है ना, इससे आगे की एंट्रीज पास करनी है। यानी कि सेल की एंट्री पास हो जाएगी, उसके बाद बिल ड्रॉ करने की एंट्री पास हो जाएगी। अच्छा, ये दो एंट्रीज पहले से पास हुई हुई हैं, ये आपने दोबारा पास नहीं करनी। आपने करना क्या है, जिस पॉइंट की बात कर रहा है ना, सिर्फ उस पॉइंट की जो है वो यहाँ पर एंट्री पास होगी, ठीक है। यानी कि बिल जो है वो क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है, तो डिस्काउंट की एंट्री पास होगी और उसके बाद वो बिल ऑनर होगा, ऑनर की एंट्री आएगी। बात करने का मकसद ये है कि सेल और बिल ड्रॉ करने की एंट्री आपने बार बार हर केस में पास नहीं करनी। टोटल 4 केसेस है, ठीक है, तो 4 केसेस में दोबारा से ये एंट्रीज नहीं होंगी, बल्कि केस की हेडिंग देंगे और बिल ड्रॉ करने से आगे हम बात चलाएंगे। ओके हो गया। तो अब यहाँ पर जब हमें अब करना क्या है, यहाँ पे बेसिकली बिल डिस्काउंट करने की एंट्री पास करनी है, और बिल जब डिस्काउंट होता है इसके पास, अब यहाँ से दोबारा शुरू हो जाए, यानी अब पहले हम ये अज्यूम कर रहे थे कि ये वाला बिल इसके पास ही है, अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये वाला जो बिल है ना, यहाँ से अब आगे कहानी शुरू होने लगी है कि बिल जो है ये इसके पास था, अब ये बिल बैंक को देने लगा, तो बिल जब बैंक को देगा तो इसके पास से आउट हो जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट को जो है वो क्रेडिट करेंगे 6,000 से, ठीक है, और ये पैसे जो है वो बैंक ने इसको देने हैं। 6,000 रुपये के बिल के बदले बैंक कितने रुपए दे रहा है, 5,880 रुपये। तो बैंक अकाउंट 5,880 से डेबिट हो जाएगा, और 20 रुपये जो है वो एक्सपेंस होगा इसके लिए। वो क्यों होगा, इसके लिए मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। सिर्फ इतना समझ लें कि बिल के पैसे अगर इसको फौरी चाहिए तो बैंक जो है वो 6,000 का बिल लेके फौरी जो अमाउंट देगा ना, वो उस अमाउंट वो पूरी नहीं देगा, यानी जितने का बिल है उतने रुपए नहीं देगा, कुछ पैसे बैंक जो है वो डिडक्ट करेगा, जो कि इसके लिए एक्सपेंस होंगे। तो आप खुद देख लें कि 6,000 का बिल इसके पास से जा रहा है, बिल जो है वो उसका डेफिनेट बात है एसेट था, क्योंकि ये बिल दिखाकर पी एंड कंपनी से पैसे लिए थे इसने पिछले केस में। तो यहाँ पर बिल दिखा रहा है, लेकिन दे रहा है बैंक को, लेकिन बैंक जो है ना उसके बदले उसको 5,880 रुपये दे रहा है। तो 20 रुपये जो बैंक नहीं दे रहा ना, वो इसके लिए एक्सपेंस है, इसकी अमाउंट में कटौती हुई है, इसके बिल की अमाउंट में कटौती हुई है, इसीलिए ये इसको एक्सपेंस के नाम से लिखेगा। और यहाँ पर जब हम इसकी नरेशन की बात करेंगे तो सिंपल आप नरेशन लिख सकते हैं कि बिल क्या हो रहा है जी, इस नरेशन के अंदर डिस्काउंट के लिए भेजा गया, तो आप लिखेंगे बिल डिस्काउंटेड बाय बैंक लिख दें, या सिंपल इतना भी काफ़ी है। आपने क्योंकि ऊपर आप क्वेश्चन की अगर आप देखें हैं स्टेटमेंट, तो यहाँ पर बेसिकली ना सारे केसेस में बिल को ऑनर करना है। तो बिल डिस्काउंट तो हो गया, बिल अब किसके पास आ गया, बैंक के पास। तो बैंक ने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये बिल ड्यू डेट वाले दिन पी को दिखाना है और पी जो है बैंक को पेमेंट कर देगा। तो अब यहाँ पर आप पेमेंट की एंट्री भी पास करोगे। अब पेमेंट की एंट्री, अब एक बात ये समझ लें, क्या बी एंड कंपनी की बुक में पेमेंट की एंट्री रिकॉर्ड होगी या नहीं होगी। क्वेश्चन में बिल जो है वो बी एंड कंपनी वालों ने बैंक को दे दिया, ठीक है, तो बैंक जो है ये बिल दिखाएगा पी को, और पी जो है ना वो बैंक को पेमेंट कर देगा। तो इन्होंने तो चूंकि बिल पहले दे दिया वाले लिहाजा इसकी बुक में पैसे लेने की कोई एंट्री पास नहीं होगी, क्योंकि ये पैसे बैंक को बिल देकर अपने ले चुका हुआ, पी एंड कंपनी का अब इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन में नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है दैट इज सी पॉइंट, और सी की स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, इफ दे एंडोर्स्ड द बिल टू देयर क्रेडिटर एम एंड कंपनी इन सेटलमेंट ऑफ डेट्स। अगर ये बिल एंडोर्स किया जाता है एम एंड कंपनी को, तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिख दें, इफ दे एंडोर्स्ड द बिल
तो इसके लिए आपने करना क्या है, बेसिकली बिल जो है वो ड्रॉ हुआ, सेल परचेज हुई, बिल ड्रॉ हुआ और नेक्स्ट स्टेप में अब बिल एंडोर्स होने लगा। एंडोर्समेंट वाली सिचुएशन में क्या करते हैं, इस टाइम पर बिल जो है वो बी एंड कंपनी के पास है और इसने ये पी के ऊपर ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है। इसने बिल ड्रॉ किया, पी ने बिल एक्सेप्ट करके वापस इसको दे दिया। अब ये बिल जो है ना वो अपने क्रेडिटर एम एंड कंपनी को दिया जा रहा है। तो यहाँ पर एक थर्ड पार्टी आ रही है, एम एंड कंपनी। एम एंड कंपनी कौन है, बेसिकली ये वो पार्टी है जिसने बी एंड कंपनी से पैसे लेने थे, ठीक है। तो बी एंड कंपनी से हम अज्यूम करते हैं कि 6,000 रुपया ही लेना था, जितने का बिल है। बी एंड कंपनी वाले क्या करते हैं, जो बिल इन्होंने ड्रॉ किया हुआ था ना पी पे, वो बिल ये उठा कर दे देंगे एम एंड कंपनी को, ताकि ये अपने डेट्स सेटल कर लें। यानी जो इन्होंने एम एंड कंपनी के पैसे देने थे उनको जो है वो कह रहे हैं यार ये आप 6,000 रुपये का ना हमारे से बिल ले लो, ठीक है। तो वो इस बिल को एक्सेप्ट कर लेंगे जैसे कि चेक एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि ये भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और वो कहेंगे ठीक है आपने हमें 6,000 का बिल दे दिया, ये ऐसा ही है जैसे आपने हमें पैसे दे दिए। तो अब यहाँ पर जब ये बिल देगा एम एंड कंपनी को, तो यहाँ से फिर दोबारा इधर से इस कहानी स्टार्ट करेंगे कि बिल इसके पास था, ड्रॉ किया हुआ था, बिल इसके पास से जाएगा तो 6,000 से बिल को क्रेडिट कर देंगे और एम एंड कंपनी अकाउंट को डेबिट करेंगे 6,000 से। डेबिट क्यों करना है, क्योंकि आप स्टेटमेंट देख लो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है जी कि एम एंड कंपनी कौन है, क्रेडिटर है, लायबिलिटी है, ठीक है ना। तो लायबिलिटी जब हम अपनी पे कर देते हैं, लायबिलिटी जब हम सेटल कर देते हैं, जिसके हमने पैसे देने हैं उसको हम पैसे दे देते हैं, तो हमारी लायबिलिटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। लायबिलिटी हमारी डिक्रीज हो तो एज पर रूल हमेशा उसको डेबिट करते हैं। तो एम एंड कंपनी के हमने पैसे देने थे यहाँ पर, यानी बी एंड कंपनी वालों ने पैसे देने थे एम एंड कंपनी के। जब इन्होंने 6,000 का बिल उठाकर उनको दे दिया है तो आप क्या करोगे, लायबिलिटी भी डिक्रीज करोगे, क्योंकि ओल्ड बुक्स में ये एम एंड कंपनी वाले जो है वो क्रेडिटर थे, ठीक है जी। और इधर लिख सकते हैं नरेशन, बिल एंडोर्स टू एम एंड कंपनी। अच्छा, बिल आ गया एम एंड कंपनी के पास, नेक्स्ट स्टेप में ये क्या करेंगे, लाजमी बात है ड्यू डेट वाले दिन इन्होंने ये बिल जो है वो पी एंड कंपनी पी को दिखाना है और पी जो है वो एम एंड कंपनी को पेमेंट कर देगा। तो इसका मतलब है बिल की पेमेंट वाली एंट्री इसकी बुक में नहीं आएगी। उसके बाद लास्ट केस देख लें, और लास्ट केस में क्या कहा हुआ है, इफ दे सेंड द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन। तो स्टेटमेंट लिख दें, इफ बिल सेंड फॉर कलेक्शन। यहां पर आपने फिर यहीं से बात स्टार्ट करनी है। बिल सेल की हुई थी, उसके बाद बिल ड्रॉ कर दिया था। अब ये वाला बिल हम एज्यूम कर रहे हैं कि बी एंड कंपनी वाले, ये मैं सिचुएशन दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ कलेक्शन वाले केस की भी। इस केस में क्या होगा, बी एंड कंपनी वाले जो हैं ये अपना बिल दे रहे होंगे किसको, बैंक को। अब देखो दो पार्टीज तो थी ना, बी एंड कंपनी ने पी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, पी ने वो बिल एक्सेप्ट करके बी एंड कंपनी को वापस कर दिया। बी एंड कंपनी वो बिल जो है वो लेकर जाएंगे बैंक के पास और इनको कहा जाएगा कि आपने इस बिल के जो हम आपको देने लगे हैं ना, इस बिल के पैसे कलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो बैंक का रोल यहाँ पर एज एन एजेंट वाला होगा। बैंक क्या करेगा, ड्यू डेट वाले दिन ये बिल पी को शो ऑफ करेगा और पी जो है वो बैंक को पेमेंट कर देगा, जो कि ये पेमेंट बैंक ने बाद में किसको देनी है, बी एंड कंपनी को। तो डिस्काउंट वाले केस में हम बिल बैंक को दे देते हैं, ऑनरशिप भी बैंक को दे देते हैं और उससे कटौती के बाद पैसे ले लेते हैं, ठीक है। एक लिहाज से बिल सेल हो रहा होता है। यहाँ पर हमने जो बिल बैंक को दिया ना, ऑनरशिप नहीं दी, यहाँ पर बिल बैंक को दिया है और उससे कहा है कि बिल ड्यू डेट वाले दिन आपने कलेक्ट करना है इस बिल के पैसे पी से, और वो पैसे लेकर आपने हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करने हैं और उसके अगेंस्ट जो सर्विस चार्जेस होंगे ना वो हम आपको पे करेंगे। तो ये बेसिकली कलेक्शन वाला केस है, ऊपर के क्वेश्चंस में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब यहाँ पर करना क्या, आपने बिल अगर सेंड किया जा रहा हो कलेक्शन के लिए
तो बिल इसके पास है, रिसीवेबल है, डेबिट है। बिल जब ये दे देगा बैंक को तो बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और डेबिट करेंगे यहाँ पर बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट को। ठीक है, यानी कि बेसिकली अब बिल अगर बैंक को दे दिया ना तो बैंक को रिसीवेबल बना लिया कि बैंक से पैसे अब लेने हैं बिल के, पी से नहीं लेने, क्योंकि पी से बिल जो कलेक्ट करेगा ना वो बैंक ही करेगा। इसकी नरेशन लिख दें। अब नेक्स्ट स्टेप में होना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में ये होना है कि बैंक ने जो है ना ये पैसे ये बिल जो है वो ड्यू डेट वाले दिन पी एंड कंपनी को शो करना है और पी एंड कंपनी ने बैंक को पैसे दे देने हैं। बैंक वो पैसे जो है वो बी एंड कंपनी को दे देगा। ठीक है, पी एंड कंपनी नहीं है, सॉरी, सिर्फ पी का नाम लिखा हुआ। तो बैंक जब ये बी एंड कंपनी को पैसे देगा अगर बिल, क्योंकि हमने हर केस में ना साथ ऑनर की एंट्री जरूर पास करनी है। यहाँ पर जो है वो ऑनर की एंट्री है, बिल इनके पास था इसलिए पास की। इधर ऑनर की एंट्री इसकी बुक में नहीं हो सकती थी, वैसे होनी बनती थी दूसरी पार्टी की बुक में, लेकिन दूसरी पार्टी का नाम ही नहीं लिखा हुआ उसने रिक्वायरमेंट में कि उनकी बुक में एंट्रीज पास करो, इसलिए नहीं की। तो इसी तरह से अब यहाँ पर अगर देखें तो ये इस बिल के पैसे चूंकि वापस इसके पास ही आएंगे ना, लिहाजा यहाँ पर आप एंट्री पास करोगे और क्या करोगे, बैंक जब पैसे देगा ना बी एंड कंपनी को तो ये इनके अकाउंट में डिपॉजिट करेगा। तो ये बैंक को डेबिट करेंगे और बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट को ये क्रेडिट करेंगे। और इधर नरेशन आप लिख दें, बिल कलेक्टेड बाय बैंक। ठीक है जी, तो ये स्टूडेंट्स आज का हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन के अंदर हमने डिस्काउंट का, एंडोर्समेंट का, रिटेन का और कलेक्शन का केस देखा है, प्रैक्टिस की है। इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली पिछले क्वेश्चंस के ही पॉइंट्स थे। आपने अपने एंड पर ये क्वेश्चन दोबारा से खुद से समझकर इसको अटेम्प्ट करना है, सॉल्व करना है। कोई मसला है तो आपने पूछना है, वीडियोस आप देखें, अपने आगे स्टूडेंट्स को बताएं, फॉरवर्ड करें। आपको अगर फ़ायदा हो रहा है तो यकीनन जो है वो दूसरे स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा होना चाहिए। आप उनके लिए आसानी पैदा करें अगर अगर इन वीडियो से आपके लिए आसानी पैदा हो रही है तो। ठीक है, तो इतनी मेहनत जो है वो सिर्फ इसीलिए हो रही है कि आपको जो है वो एक जगह पर पूरा सोल्यूशन मिल जाए और आपका फ़ायदा हो, आप अच्छे नंबर लेकर एग्ज़ाम में अपने पास हो सकें। तो अपने स्टूडेंट्स अपने फ़ेलोज़ के साथ, क्लास फ़ेलोज़ के साथ जो है ना ज़रूर, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि जो है वो बाकी सबका भी फ़ायदा हो आपकी तरह। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आप इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 7 अटैम्प्ट करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।